दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं हम, सिग्मा डोनर लिगेंड और दूसरे होते हुए हमारे पाई एक्सेप्टर। जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा के हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये किसमें है, नेगेटिव में। तो बाइडेंटिटी लिगेंड को जो हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड का जब नेम लिखा जाता है तो उसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो जब मेटल प्रेजेंट हो और एक जब नॉन मेटल प्रेजेंट। अगर आप देखोगे जब मेटल है तो उसके साथ हमने सब सब्सक्रिप्ट मोनो को नहीं लिखा, हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, पहले इनको चार्ज प्रोवाइड कर लेंगे। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को मैं प्लस वन मान लूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को मैं माइनस वन मान लूंगा। दो लिगेंड डिसअपीयर हो गए, इफ टू लिगेंड्स डिसअपीयर, तो ज्योमेट्रिक पॉसिबिलिटी हम क्या बोल देंगे भाई, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, लीनियर। अगर तीन लिगेंड डिसअपीयर हो रहे हैं, थ्री लिगेंड से डिसअपीयर, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है भाई, ट्रायंगुलर है। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक तरह से कंफर्म करने की कोशिश की थी कि जो हमारा अननोन कॉम्प्लेक्स बना है उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। और आज की इस लेक्चर के अंदर हम वो जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन के अंदर यूज होती हैं वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड वे में बताऊंगा। डेफिनेशन में आप केवल बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो लेक्चर्स पहले मैं दे भी चुका हूं और आपको लेक्चर जो मैंने पहले लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया था, ताकि आपको अगर लिखना है, किसी को नोट डाउन करना है तो आप उस लेक्चर से लिख सको। अब बात करते हैं हम आज का जो आगे का रूटीन रहेगा हमारा लेक्चर्स का कैसे रहेगा। आपकी जो वीडियोज है वो लगभग डेली जो है 4 से 5 के बीच अपलोड होगी। हम अब कोशिश करेंगे डेली से एक की बजाय 2 वीडियोज अपलोड होने लग जाए। आप डेली की एक वीडियो नहीं, एक की बजाय 2 वीडियोज अलग जो हम ट्राई करेंगे अपलोड करने। एक तो कंपलसरी होगी, सेकंड वाले में हम कोशिश करेंगे कि वो हम अपलोड करने लग जाए, ठीक है। हमारा रूटीन इसका मैंने बता दिया 4 से 5 का रहेगा। आज की वीडियो से जो है आपकी प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है, साथ में मैं आपको जो न्यूमेरिकल है या जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन से जितना हमारा हुआ है वो करवाऊंगा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो पहला जो लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इनिशियल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा थ्योरी का आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्री पॉसिबिलिटी का पता लगाया था, लास्ट में हमने कंक्लूजन निकाल दिया था कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है होना वो हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि वो हमें 2 आइसोमर दे रहा था। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई डबल साल्ट है, इन डबल साल्ट, अगर आप सपोज करो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया इसको, कोई भी जो डबल साल्ट है Ag पॉजिटिव के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आप देखोगे उसके अंदर से 2 ग्रुप डिसअपीयर हो जाएंगे। मतलब क्या इस बात का, जैसे भाई सपोज करो ये कोई कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ठीक है, और सपोज करो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 6 था और आपने उसके अंदर एक Ag पॉजिटिव ऐड करवा दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 की बजाय कितने हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब Ag पॉजिटिव जो है हमारा क्या करवा देता है, 2 ग्रुप को डिसअपीयर करवा देता है। अगर गोल्ड 3 पॉजिटिव, Au3 पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, 2/3 ग्रुप को डिसअपीयर करवा देगा, ठीक है। इसकी जगह पे अगर और ले लें, कोबाल्ट ले लें, ठीक है, कोबाल्ट क्या करेगा भाई, ये 6 ग्रुप्स को डिसअपीयर करवा देता है। कितने ग्रुप्स को, 6 ग्रुप्स को डिसअपीयर करवा देता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने बता दिया कि Ag से 2 ग्रुप डिसअपीयर हो गए, Au3 पॉजिटिव से जो 2/3 ग्रुप डिसअपीयर हो गए, कोबाल्ट से 6 ग्रुप डिसअपीयर हो गए। इसी तरह से मेटल की एक लिस्ट है भाई, ठीक है। आपको मैंने PDF की है एक बुक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, अजय कुमार, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं
वो कोऑर्डिनेशन के लिए अपना रेफर कर सकते हैं अजय कुमार की जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो बुक है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम के ऊपर जो है अपना लिंक छोड़ दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर विद डिटेल, नाम, क्लास और जो अपने कोर्स चला हुआ उसका नाम, तो टेलीग्राम के ऊपर 9812189177 इसके ऊपर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन की। उसके अंदर से जो आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हो। अब बात आई कि सर 2 ग्रुप डिसअपीयर और 2 बटा 3 या 6 ग्रुप डिसअपीयर हो रहे, इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये होता है कि हम उसकी ज्योमेट्री को कंफर्म कर सकते हैं। आज की इस लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट आएगा वो यही बताऊंगा मैं आपको कि अगर 2 ग्रुप डिसअपीयर हो रहे हैं तो कैसे ज्योमेट्री होगी, 3 ग्रुप डिसअपीयर अगर हो रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी। इस प्रकार से जो मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब कोई भी डबल साल्ट बनता है जो आयरन का, वो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं भाई कि जो डबल साल्ट होगा आयरन का वो हमारा कैसा बनता है? डायमैग्नेटिक बनता है। ठीक है, अब तक हमने क्या पता लगाया है? केवल ज्योमेट्री का पता लगाया है। अब तक हमारे पास जो अननोन चीज है, ठीक है, वो क्या क्या है कि जिनके बारे में जो वर्णन है अब तक पता नहीं लगा पाया था, टिल नाउ अननोन। नंबर 1, हमें क्या नहीं पता था? उसके अब तक के कंडक्टेंस का नहीं पता था। नंबर 2, वाही कंबाइन, जैसे आयरन और साइनाइड ने कंबाइन करके एक नया कॉम्प्लेक्स आयन बना दिया था। वो जो नया कॉम्प्लेक्स आयन बना है हमारा, वो क्यों कंबाइन हुआ है वो अब तक नहीं पता लग पाया था कि वो क्यों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड है ड्राइविंग फोर्स कौन सी इसके अंदर, अब तक ये नहीं पता लग पा रहा था कि भाई कौन से जो ड्राइविंग फोर्स है वो जो है उसके अंदर यूज कर रहा है अपने कंपाउंड की फॉर्मेशन के अंदर। अब तक हमें क्या नहीं पता? उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का नहीं पता था कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हमारी इसकी कौन सी है। फिफ्थ, उसका कलर का नहीं पता था। ठीक है, और जो लास्ट वन है हमारा फंडामेंटल बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ये जो चीजें थी ये हमारी अब तक जो थी अननोन थी, फंडामेंटल बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ये सारी बातें अब तक गवर्नर को नहीं पता थी। ठीक है, लेकिन एक बात था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट बनता है, क्या भाई जो कॉम्प्लेक्स पार्ट बनता है वो किस किस से बनता है? नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिख सकते हैं हम, और दूसरा जो है जब उसके साथ कौन कंबाइन कर जाते हैं? हमारे लिगेंड कंबाइन कर जाते हैं। अब लिगेंड आपने पढ़ा होगा भाई, लिगेंड बेसिकली क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, जैसे भाई H2O है, इसके पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है, अमोनिया है इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या हमारा एक लिगेंड है। जबकि सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है भाई? जो इन लोन पेयर्स को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। वो क्या होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। अब जो लिगेंड्स है भाई वो हमारे काफी टाइप के हो सकते हैं, जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिख देता हूं। ठीक है, अब यूनी का मतलब क्या होता है भाई? 1, और डेंट का मतलब होता है टूथ, एक दांत वाले। एक दांत वाले का मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एक साइड से, मतलब which can donate one lone pair of electron and form coordinate bond with central metal atom। जैसे इसका एग्जांपल हो गया H2O NH। बाइडेंटेड का मतलब क्या है भाई? जो 2 साइड से अटैच हो सकते हैं, जैसे भाई इथाइलिन डाइअमीन हमारा NH2 ये दोनों CH2 के साथ ऐसे। तो एक लोन पेयर ये इसके पास डोनेशन के लिए अवेलेबल, एक लोन पेयर ये अवेलेबल है, तो ये क्या होगा भाई? हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होगा। पोली का मतलब मैनी, जो 2 या 2 से ज्यादा जो लोन पेयर है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बना सकते हैं। जैसे इसके अंदर आता है हमारा EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, CH2 इसके साथ भी CH2CO नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर होगा NH, CH2CO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, ये H हटा देंगे। अब देखोगे आप इसके पास बेसिकली 1 2 3 4 5 6 डोनर साइड है। तो पॉलीडेंटेट की कौन सी टाइप होगी भाई? ये हेक्साडेंटेट होगा।
क्या होगा भाई हमारा हेक्साडेंटेट। इसके बाद जो लिगेंड है भाई हमारे, वो जो बाइडेंटेट लिगेंड उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाइडेंटेट जो लिगेंड है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। बाइडेंटेट लिगेंड को जो हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल का क्या मतलब है भाई, जिसको जैसे आप अगर कट करके देखोगे सेंटर से, उसके जो पार्ट आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास अभी इथाइलिन डायोनिन CH2 NH2, देखिए आप ये बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा भाई हमारा ग्लाइसिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्लाइ लिखते हैं। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में है इसका क्या नाम है भाई हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा इथाइलिन डाइअमाइन, इतना ही, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारी EN। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई हमारी CH2 NH2 COO नहीं। इसको आप कहीं से भी कट करके देख लो, ऐसे 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 ऐसे, आप इसको कैसे नहीं काट सकते हो भाई, सिमेट्रिकल नहीं काट सकते, ये हमेशा कैसा रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक टाइप के और लिगेंड होते हैं हमारे एम्बीडेंट लिगेंड। क्या होते हैं भाई, एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बी का मतलब होता है भाई टू, और डेंट का मतलब होता है टिथ। मतलब क्या है, ये होते तो यूनिडेंटेट है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं दो साइड से, जैसे साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है। अगर आप देखोगे इसमें एक कार्बन एक नाइट्रोजन, इसमें कार्बन एक नाइट्रोजन, लेकिन मेटल के साथ ये कार्बन के साइड से अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के साथ से भी। कार्बन की साइड से होता है तो इसको क्या बोल देते हैं, हम साइनाइड बोल देते हैं, और नाइट्रोजन की साइड से होता है तो इसको क्या बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड बोल देते हैं। इसी प्रकार से NO2 है तो नाइट्रो बोल देते हैं, MO N डबल बॉन्ड O है, नाइट्राइटो बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे नेमिंग करते हैं, नेमिंग में अगर ये लिगेंड है NO2 लिखा है तो N साइड से अटैच है, N लिख के लिख देते हैं। ऑक्सीजन की साइड से अटैच तो साइट ऑफ अटैचमेंट O लिख देते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे भाई थायोसाइनाइड है HCl, और नाइट्रोजन की साइड से भी अटैच हो सकता है NCS, एक सल्फर एक कार्बन एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया भाई हमारे एम्बीडेंट लिगेंड। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रीजिंग लिगेंड। क्या आते हैं भाई, ब्रीजिंग लिगेंड। अब ब्रीज का मतलब क्या होता है भाई, एक पुल होता है। ब्रीज का मतलब क्या है भाई, कोई पुल। अब पुल क्या होता है भाई, जैसे कोई नदी है, उसके ऊपर से आवागमन के लिए जो हमने रास्ता बनाया उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली पुल बनते हैं। तो ब्रीजिंग लिगेंड क्या होगा, ब्रीजिंग व्हिच कैन बाइंड विद टू मेटल एटम एट वन टाइम। क्या भाई, लिगेंड्स व्हिच कैन बाइंड with two metal atom at one time। एक ही टाइम पर वो कितनी मेटल आइटम के साथ कंबाइन कर जाएगा, दो के साथ, उसको क्या बोल देंगे भाई हमें, ब्रीजिंग लिगेंड। इसके आप एग्जांपल ले सकते हो भाई, H2O OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। कंडीशन क्या होगी इसके लिए कंडीशन है भाई, if two lone pair present, उसके पास क्या होनी चाहिए भाई, दो लोन पेयर होने चाहिए। जैसे H2O के पास है भाई दो लोन पेयर, तो ये जो है किसका काम कर सकता है कि ब्रीजिंग लिगेंड का काम कर सकता है, ठीक है। और OH नेगेटिव ऐसे ये ब्रीजिंग लिगेंड का काम कर सकता है भाई। NH2 नेगेटिव, NH2 तो होता ही है, अब नेगेटिव भी इसके पास दो लोन पेयर है। इसी प्रकार से F नेगेटिव की अगर बात करें, दो से भी ज्यादा है उसके पास तो, ठीक है, इस प्रकार से। और Cl नेगेटिव भी ऐसे है भाई। तो जो लिगेंड्स कंबाइन कर सकते हैं दो मेटल एटम के साथ, उसको क्या बोल देंगे हमें, ब्रीजिंग लिगेंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। क्या आता है भाई, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेट का क्या मतलब है, पहले आप वर्ड समझिए। फ्लेक्सी, आपने एक ऐड देखी होगी भाई, जो टूथब्रश होता है वो ऐसे फ्लेक्सिबल होता है।
अंदर बाहर जो है जैसे हम करते हैं तो वो ऐड दिखाते हैं भाई कि वो जो है कोने कोने तक पहुंचकर कीटाणुओं का सफाया करता है। यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे, वो टाइप ऑफ लिगेंड जो वेरी कर सकते हैं इट्स साइट ऑफ अटैचमेंट। द टाइप ऑफ लिगेंड्स which can vary its site of attachment, जो अलग अलग साइड से जो है अटैच हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो भाई, एक एग्जांपल आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा देता हूं मैं। CONH3 SO4। तो यहाँ पे जो सल्फेट है किस साइड से अटैच हो रहा है, इसके साथ सल्फर की साइड से अटैच हो रहा है, ठीक है। और क्या हो जाए ये CONH3 ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे ये NH3 अब ये सल्फेट क्या करेगा, आपने दो ऑक्सीजन को इसके साथ अटैचमेंट के लिए आएगा। SO4 2 नेगेटिव होता है ना भाई, तो जो दो ऑक्सीजन है नेगेटिव वाली वो जो इसके साथ अपनी साइट ऑफ अटैचमेंट वेरी कर लेंगे। यहाँ पे तो सल्फेट किस साइड से आकर के अटैच हो गया था, सल्फर की साइड से। यहाँ पे किस साइड से आकर के अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन की साइड से। बाकी क्या आ जाएगा SS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा भाई हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के और एग्जांपल लिख सकते हो आप, कौन कौन से भाई, CO3 2 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और N2O2 etc। ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिगेंड्स को हम दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं, एक सिग्मा डोनर और एक पाई एक्सेप्टर। लिगेंड्स को जो है भाई दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं हम, सिग्मा डोनर लिगेंड और दूसरे होते हैं हमारे पाई एक्सेप्टर। नाम से पता चला सिग्मा डोनर लिगेंड मतलब which can donate इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा भी हमारा सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल में और कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हो भी आप, ऑक्सलेट का भी एग्जांपल ले सकते हो सिमेट्रिकल में ऐसे, ये एक सिमेट्रिकल लिगेंड, ठीक है। तो ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जबकि पाई में क्या हो जाएगा, whose LUMO is of Girard symmetry, whose LUMO is of Girard symmetry। कौन सी सिमेट्री होगी बेजिंग के अंदर है, Girard symmetry होगी। LUMO का मतलब क्या है भाई, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है हमारा, LUMO और HOMO ये दो होते हैं भाई। H हो तो अगर हायर एनर्जी वाला होता है, L हो तो लोअर वाली होता है, ठीक है। इसके अंदर हम अनसिमेट्रिकल का जो है एग्जांपल ले सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है ये पाई एक्सेप्टर, जिसका LUMO का होगा जिरार्ड सिमेट्री का। अब ये तो आपको समझ में आएगा कि जब आगे हमारी यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाली, वहां पर ये पूरा एक दिन का अकेला टॉपिक है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं केवल आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इसके अंदर 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलो 92, ठीक है। इस प्रकार से इसके पास एक लोन पेयर होगा हमारा और नीचे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। इसका नाम क्या है भाई, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोली 92, ठीक है। दूसरा ले सकते हो आप, ये ऑक्सीजन और NO आ जाएगा, इसको ऐसे ही बना देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हम NO बना देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देखो भाई बेसिकली पाई सिस्टम है इसके पास, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा नोमेनक्लेचर, ठीक है, कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाएगी तो नोमेनक्लेचर के पार्ट के अंदर आज तक आपने पढ़ा होगा दो तरह के होते हैं। एक तो मैं लिख देता हूं भाई CaO और एक मैं लिखता हूं CO। तो इसको तो आप क्या लिखते हो हमेशा, जैसे लिख दोगे इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिख दोगे आप, क्या इसको कार्बन ऑक्साइड लिख दोगे? वैसे तो कार्बन ऑक्साइड है लेकिन हमेशा क्या लिखा जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और देख लो Mg2O3 सॉरी Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एक लिख लो NO3, क्या आप इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख दोगे? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी कंपाउंड का जब नेम लिखा जाता है तो उसके अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो जब मेटल प्रेजेंट हो और एक जब नॉन मेटल प्रेजेंट। अगर आप देखोगे जब मेटल है तो उसके साथ हमने सबस्क्रिप्ट पे मोनो को नहीं लिखा, मोनो को हमने नहीं लिखा, लेकिन जब यहाँ पे बात आई नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन तो हमने सफिक्स को लिखा है। तो अगर मेटल है तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव पार्ट विदाउट स्क्रिप्ट, क्या लिखेंगे हमने, नेगेटिव पार्ट विदाउट सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट विद ए सफिक्स। लेकिन अगर नॉन मेटल है तो नेगेटिव पार्ट विद सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा। जैसे CO2 लिख दूं मैं तो क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं लिख दूं, मान लिया हमारे पास है NaO2 या Na2O2, तो हम कभी भी यहाँ पे डाइऑक्साइड का यूज नहीं करते, हम सिंपल इसको सोडियम ऑक्साइड ही लिखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट के साथ जो सबस्क्रिप्ट है वो नहीं लिखी जाती, केवल सफिक्स लिखा जाता है। लेकिन नॉन मेटल जब प्रेजेंट होती है तो नेगेटिव पार्ट के साथ जो हमारा सफिक्स है उसके साथ हमें सबस्क्रिप्ट का भी यूज करना होता है, ठीक है। ये तो हो गई जब मेटल और नॉन मेटल की। अब बात आती है नोमेनक्लेचर की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर हमारे तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर तीन बातें आप समझ आते हो तो आपको जो है किसी भी कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो बहुत आसान तरीके से आपको आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो कैटायन, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट और नंबर 3 काउंटर। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम हमारे ये तीन पार्ट हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर क्या क्या होता है भाई, हमारा मेटल प्लस लिगेंड। कैटायन होता है हमारा जो इसके इस साइड लिखा होता है, काउंटर होता है हमारा जो इस साइड लिखा होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, K3FeCN6Cl, तो ये क्या हो गया भाई हमारा कैटायन, ये क्या होगा हमारे मेटल, ये क्या होगा हमारा लिगेंड और ये क्या होगा हमारा काउंटर आयन। तो हमेशा याद रखना जब भी नेमिंग करेंगे सबसे पहले लिखा जाता है कैटायन, उसके साथ कभी भी आप जो मोनो है, डाई है या ट्राई है उसका यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट, सबस्क्रिप्ट कभी भी नहीं लिखनी है। जब भी अगर आपके पास कैटायन आउटसाइड प्रेजेंट तो उसको सिंपल क्या लिखना हमने, पोटासियम। उसके बाद लिखा जाता है लिगेंड्स को। ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कैटायन, फिर दूसरे नंबर पर बारी किसकी आती है, नेमिंग की, लिगेंड की। अब लिगेंड क्या होता है भाई, जो मेटल के साथ अटैच है। अब लिगेंड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक ही लिगेंड है तो उसके लिए देख लो भाई क्या है, हेक्सासाइन यूज कर लेंगे हम। लेकिन अगर सपोज करो 4 साइनाइड और 2 ब्रोमाइड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेंगे। अगर लिगेंड क्या हो 1 है तो सिंपली लिख देंगे उसको, 2 या 2 से ज्यादा है अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो हम क्या देखेंगे भी उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
क्या लेके चलेंगे हम उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हो गया। उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जरूरी है। इसको x मान लेंगे। पोटासियम पे +1 होता है मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस साइनाइड पे -1 होता है मल्टीप्लाई बाई 6 -6 और क्लोरीन पे -1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ज निकाल लेंगे। ये रैंडमली कोई एग्जांपल लिया, जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट हो गई, ये EAN रूल को फॉलो करा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेंगे। फिर थर्ड नंबर किसका आता है हमारा, मेटल का नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर आगे कैटायन है तो मेटल के नाम के साथ आपको क्या लगा देना है, 8 लगा देना है। अगर कैटायन नहीं है तो सिंपल लिख देंगे, या फिर कैटायन आ जाएगा कैसे लिख दे, नेगेटिव लिगेंड हो हमारा तो भी हमने क्या लगाना उसके साथ 8 लगाना है। उसके बाद किसकी बारी, फोर्थ नंबर हमारा किसका आता है अगर है तो काउंटर आयन। क्या आता है हमारा, काउंटर आयन। अब काउंटर आयन जैसे मान लिया सपोज करो यहाँ पे 2 होते हैं, तो इसी की तरह जैसे कैटायन में हमने डाई ट्राई टेट्रा कुछ यूज नहीं किया था, इसके अंदर भी हम कोई भी डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, उसको सिंपली ऐसे से लिख दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स K4FeCN6, तो इसका नाम कमेंट कर सकते हो आप। अगर आपको नाम याद आ है इसका, आप कमेंट करके अभी बताओ मेरे को, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। वैसे सिंपल सा है, मैंने बता दिया। कैटायन है तो चाहे कितने भी हमने टेट्रा वगैरह कुछ यूज नहीं करना, क्या लिखते हैं सिंपली पोटासियम। कितने साइनाइड है, हेक्सा साइनो। फिर आयरन, आयरन को x माना, पोटासियम पे चार्ज +1 है, 4 पोटासियम है, प्लस साइनाइड पे चार्ज -1 है मल्टीप्लाई बाई 6 = 0 +4 - 6 -2 उस तरफ जाके क्या होगा हमारा प्लस का, तो साइनो। अब कैटायन आगे गए हो तो मैंने क्या बताया 8 लगा देंगे, फेरेट लिखेंगे इसको, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है रोमन के अंदर लिख देंगे हम +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमें रोमन के अंदर लिखनी है। 3 हो तो ऐसे लिखेंगे, 4 हो तो ऐसे, 5 हो तो ऐसे, 0 हो तो ऐसे, 1 हो तो ऐसे, इस प्रकार से उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, Na4FeCN4Cl। इसका नाम बताइए भैया, आप कमेंट करके बता सकते हो। और CONS3,4Cl2Br। ठीक है, तो ये जो नाम है भैया आप कमेंट करके बता सकते हो। Br2 की बजाय अकेला Br ले लेते हैं हम यहाँ। ठीक है, और भाई जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो। तो जो भी मोनोडेंटेड लिगेंड होगा उसका आपको इसके अंदर से जो है आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो भी नाम ना है आपको बताना है। उसके बाद आते हैं हमारे ब्रीजिंग लिगेंड, कि अगर जो हमारा लिगेंड है उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक ब्रिज की फॉर्मेशन बनी हुई है। जैसे मैं इसके अंदर एग्जांपल ले लेता हूँ, NH3,5 CrOH और बाहर क्या है हमारा Cl, इस प्रकार से। तो सबसे पहला तो काम हमारा क्या होगा भाई, इसके ऊपर जो है Cl5 होगी, सॉरी Cl2 नहीं Cl5 लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो क्या होगा भाई, जो हमारे सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर हमको क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है। ठीक है, तो अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना आता है 0 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस क्रोमियम को क्या मान लेंगे x प्लस OH के ऊपर चार्ज होता है -1, क्रोमियम 1 और x 2 x ले लूंगा इसको, 2 क्रोमियम। अमोनिया के ऊपर वही 0 प्लस क्लोराइन के ऊपर हमारा -1 5 = 0, तो कितना हो गया -1 -5 -6 उस तरफ जाके प्लस का 2x = +6 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी +3, मतलब क्रोमियम पे जो चार्ज लिखेंगे हम वो कितना लिखेंगे +3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो ब्रीजिंग लिगेंड, इसके इस साइड जो कॉम्प्लेक्स है वो सेम है, इसके इस साइड जो कॉम्प्लेक्स है वो सेम है। ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है हाइड्रोक्सो ग्रुप के साथ में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा μ
हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे इसको? म्यू हाइड्रोक्सो। फिर 5 अमीन क्रोमियम है, 5 अमीन क्रोमियम है, सेम है। अगर दो सेम कॉम्प्लेक्स पार्ट हो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? 20। अंदर क्या लिख देंगे? पेंटा अमीनो क्रोमियम, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अभी हम? 3, इसकी स्टेटा ब्रैकेट है क्लोज। ठीक है। और फिर साइड वाला पार्ट मैंने क्या बताया था? कितने क्लोराइड नियॉन आपको बाई ट्राई टेट्रा पेंटा कुछ यूज नहीं करना है, सिंपल क्या लिख देंगे हम इसको? क्लोराइड। तो इस प्रकार से जो ब्रीजिंग लिगेंड होंगे हमारे उसकी नेमिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। अब कई केसेस में क्या हो सकता है? दोनों पार्ट क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मतलब ये तो ब्रीजिंग हो गया। अगर क्या हो, दोनों पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स दे दे, CONH36 FeCN6, CONH36 FeCN6। अब इस तरह के केस में क्या होगा भाई हमारा? इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई सुटेबल मेथड नहीं है। इसके लिए हमें फॉलो करना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लेना है? इसके लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या कर सकते हैं भाई? पहले इनको चार्ज प्रोवाइड कर लेंगे। जैसे इस कॉम्प्लेक्स को मैं +1 मान लूंगा, इस कॉम्प्लेक्स को मैं -1 मान लूंगा। क्या ले लेते हैं इसको? CONH36 +1, इसको FeCN6 -1। ठीक है। अब यहाँ पे से देखेंगे, जब हमने +1 इसको असाइन कर दिया, उसको -1 असाइन कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज निकाले, इसको x मान लिया। अमोनिया के ऊपर 0 × 6 +1, यानी कोबाल्ट यहाँ पे किस स्टेट में है? +1 में है। Fe को x मान लिया, साइनाइड पे -1 × 6 -1, -6 उस तरफ जाके प्लस का, यानी x क्या आया? +5। तो आप देखोगे कोबाल्ट +1 है और आयरन +5 है, यानी ये जो हिट एंड ट्रायल में हमने चार्ज लेकर के चला था, ये रीजनेबल नहीं है। ये चार्ज क्या है? नॉट पॉसिबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्या नहीं कर सकते हैं? नेमिंग नहीं कर सकते। अब दूसरे में क्या करेंगे हम? +2 -2 लेकर के चलेंगे। तो इसको क्या ले लूंगा? CONH36 +2 FeCN6 -2। तो CO क्या है? +2 हो जाएगा सीधा, क्योंकि अमोनिया में 0 है और इज इक्वल टू +2। यहाँ पे आयरन x हो गया, साइनाइड -6 होगा, उस तरफ जाके +6। तो Fe पे कितना हो गया हमारा? +4। तो कोबाल्ट +2 और आयरन +4, ये भी क्या है भाई? ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयरन की हम 2 स्टेट पढ़ते हैं, या तो +2 होती है या फिर +3 होती है। उसके बाद हम क्या लेके चलेंगे? +3 एंड -3। तो +3 में कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा? +3, और आयरन के ऊपर क्या आ जाएगा? +3। मतलब ये जो स्टेट हमारी, ये क्या है? मोस्ट रीजनेबल है। ये क्या भाई? मोस्ट रीजनेबल स्टेट है इसकी। तो इसके अंदर क्या करेंगे भैया? अब हमें हेलो, मैं लेक्चर क्यों बता रहा? फिर आज कितनी देर में आओगे? हाँ बस ठीक, आ जाओ। ना बड़ा आज प्राण पाठ नहीं करेगा। तो ये जो स्टेट आ रही है, ये क्या आ रही है हमारी? मोस्ट रीजनेबल स्टेट लग रही है। लेकिन हम एक और आगे स्टेप करके देखते हैं, क्या पता वहां पे और ज्यादा आ जाए। अब हम क्या लेकर के चलेंगे? +3 +4 लेकर के। ये क्या ले लिया हमने? +1 ले लिया, +2 ले लिया, +3 ले लिया। अब क्या ले लेंगे हम? +4 CONH36 +4 और FeCN6 +4, सॉरी -। तो यहाँ पे तो कोबाल्ट के हमारी डायरेक्ट +4 आ गई। Fe क्या हो गया हमारा? +2। अब इसमें देखोगे आप पे, ये जो स्टेट कोबाल्ट की है तो आ गया है, और ये जो आयरन की स्टेट है, ये क्या आ गई? रीजनेबल। लेकिन यहाँ पे क्या था? दोनों स्टेट ना तो ज्यादा हायर है और दोनों स्टेट क्या है? रीजनेबल। मतलब जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हमें कोबाल्ट को भी +3 दिखाना पड़ेगा और आयरन को भी +3 दिखाना पड़ेगा। तो मैं हेक्सा अमीनो कोबाल्ट, 6 अमीन है, हेक्सा अमीनो
कोबाल्ट, ब्रैकेट में हम रोमन में +3 स्टेट लिख देंगे। फिर हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट क्यों भाई? क्योंकि एनायनिक लिगेंड है, तो इसके ऊपर -3 लेकर के चले थे जब इसके ऊपर ये +3 आया था, तो हेक्सासाइनोफेरेट ब्रैकेट में हम +3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी ज्योमेट्री। ये तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है भाई, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर हम क्या सीखते हैं। जैसे हमें दो कॉम्प्लेक्स दे करके पूछ लेता है एग्जामिनर कि इनको अरेंज करो, इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो देखने में आपको क्या लगेगा कि जो दोनों जो लिगेंड है उनके अंदर जो डिफरेंस है बहुत माइनर है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्टेबल और कौन सा लिगेंड कम स्टेबल? अगर आप प्रैक्टिस देखोगे, पिछले साल के क्वेश्चन देखोगे किसी यूनिवर्सिटी में उठा करके, तो आपको स्टेबिलिटी का कंपैरिजन जो है ऑलमोस्ट उसके अंदर आपको जो है दिखाई देगा। तो ज्योमेट्री में क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड कैन displace two monodentate ligands। क्या कर सकता है वो? दो मोनोडेंटेट लिगेंड्स को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। इससे क्या हुआ? विच इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो पहला जो फैक्टर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए मिल गया है कि अगर किसी के अंदर बाइडेंटेट लिगेंड आ गया है और एक कॉम्प्लेक्स के अंदर मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो आप क्लियर कट बोल सकते हो कि सर जो बाइडेंटेट लिगेंड इसके अंदर है उसके अंदर स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी? ज्यादा। कैसे? जैसे Ml6 है, Ml6 का मतलब क्या है? ये हमारा सेंट्रल मेटल होगा, उसके साथ जो हमारे लिगेंड है वो 6 हो गए। इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ? मान लिया बाइडेंटेट लिगेंड डाल देता हूँ। बाइडेंटेट लिगेंड को मैं A से डिनोट कर दूंगा। अब ये A क्या करेगा? यहाँ से लिगेंड को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा? Ml4AA और प्लस में क्या निकल गया? L2। अब देखो बाइडेंटेट लिगेंड कैन डिस्प्लेस टू मोनोडेंटेट लिगेंड, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड ने आकर के यहाँ से दो मोनोडेंटेट लिगेंड को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से आपको दे दे Ml4AA प्लस में क्या है? आपकी बार एक और बाइडेंटेट लिगेंड हमने डाल दिया, तो क्या बनाएगा वो? ये बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ से दो मोनोडेंटेट लिगेंड को फिर से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा? Ml2AA ट्वाइस प्लस में क्या निकल गया? एक और L2 निकल गया हमारा। फिर से क्या करेंगे हम? ये जो यहाँ पर बना है Ml2AA ट्वाइस, इसके अंदर फिर से क्या कर देंगे हम? बाइडेंटेट लिगेंड इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये फिर से इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना देगा हमारे पास? MAA थ्राइस प्लस में क्या निकल गया हमारा? L2। तो इससे क्या होगा? जो हमारी स्टेबिलिटी है उसकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने से हमारा क्या होगा? अब इनमें से अगर पूछ ले भाई बताओ सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कौन होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम हमारा कौन सा है? मोनोडेंटेट लिगेंड वाला है, ठीक है। दूसरा एक कांसेप्ट और ले सकते हैं हम इसके अंदर है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको अगर हम टोटल सम करके देखें रिएक्शन को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Ml6 प्लस 3AA क्या बनाता है? MAA थ्राइस प्लस 6 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 मोल हमारे इस लिगेंड के है, 3 मोल हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, बना क्या है? 1 मोल हमारा ये और 6 मोल हमारा ये। तो बेसिकली अगर हम डेल्टा एस निकालेंगे, डेल्टा एस क्या होती है भाई? एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, या फिर जैसे कोई किसी के अंदर रैंडमनेस कितनी है वो उसकी एंट्रोपी होती है। किसी के भी अंदर जितनी ज्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर इसका डेल्टा एस निकालें तो कैसा होता है भाई? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा इसका फार्मूला है। अब प्रोडक्ट के कितने मोल हमारे हैं? 1 मोल ये, 1 मोल ये, 7 माइनस में ये मोल हमारे 4, तो कितना आया? प्लस P3। एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ऐसे भी हम जो भी कंपाउंड हमें गिवन हो, जो भी रिएक्शन हमें गिवन हो, तो एंट्रोपी के बेस पर हम क्या बता सकते हैं? उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। यहाँ से क्या पता लगा हमें? ग्रेटर इज एंट्रोपी, ग्रेटर इज स्टेबिलिटी। अगर इस
बात करें, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 1 मोल ये है, 1 मोल ये, 2 मोल, यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल ये, 2 मोल ये, तो 3 में से प्लस, यानी एंट्रोपी ज्यादा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा स्टेबल इसकी और इसकी, सबसे ज्यादा एंट्रोपी इसकी है, तो जितनी ज्यादा क्या होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा क्या होगी स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको हम स्टेबिलिटी को और कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई, स्टेबिलिटी कैन बी, स्टेबिलिटी कैन बी क्वांटिफिकेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो स्टेबिलिटी है उसको हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं भाई, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। कैसे भी इसके रिएक्शन होती है हमारी, डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या होते हैं हमारी गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या होती है हमारी हीट एंथैल्पी, टी हमारा टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या होती है हमारे भाई एंट्रोपी। क्लियर है। अब एक बात और, जो डेल्टा जी है वो किसके बराबर होती है भाई, माइनस आर टी एल एन टी। अगर हम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है तो ई नॉट सेल हमारा 0 हो जाता है, तो उस केस में जो डेल्टा जी हमारा क्या आ जाता है माइनस आर टी एल एन के। अगर मैं आर टी को इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा भाई हमारा, इस तरफ ले आऊं माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारा एल एन के। तो इस प्रकार से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा क्या होगी एस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी हमारी टी डेल्टा एस। अब एस यहाँ पे ज्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी क्या होगी ज्यादा होगी, जिस कारण से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। ठीक है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा क्या होगा हमारा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि के क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। मैंने क्या बताया भाई, जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी की वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा के हमारा क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये किसमें है नेगेटिव में, तो उसका इनवर्स बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोसेस बिकॉज़ इट डायरेक्टली डिटरमाइन स्टेबिलिटी। तो इक्विलिब्रियम में एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो हमें एक प्रकार से डायरेक्टली डिनोट करता है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या आती है भाई हमारी चिलेशन। चिलेशन क्या है, जब कोई बाइवेलेंट लिगेंड किसी मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो एक 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना लेता है। क्या बना लेता है कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बना लेता है। उस रिंग को क्या बोलते हैं चिलेट रिंग, उस मेटल को क्या बोलते हैं मेटल चिलेट, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हमें चिलेशन बोलते हैं बेसिकली। तो इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है 15-20 मिनट वैसे वेस्ट होंगी, करवा चुका हूं मैं, लिंक दे दूंगा आपको, 15 से 20 मिनट आपको वहां उसके अंदर देख लेना। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि चिलेशन के बेसिस पर हमारा क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेशन। नंबर 1, वी कैन इजीली डिटेक्ट एनी कंपाउंड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें किसी कंपाउंड की डिटेक्शन करनी है तो उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं चिलेशन का यूज करते हैं। नंबर 2, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके द्वारा अगर हार्ड वाटर है हमारा उसको हम क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। ऐसे भी जैसे वाटर के अंदर कैल्शियम या तो मैग्नीशियम आयन होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं सोप मॉलिक्यूल के साथ और उसको एंगेज कर लेते हैं और वो क्या नहीं देते फ्रोथ नहीं देते, लेकिन जो चिलेट्स हैं वो ऐड करते ही वो आसानी से फ्रोथ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। थर्ड, अगर कोई जो मैन है कोई बच्चा है गलती से क्या इनहेल कर लेता है, कोई रेडियोएक्टिव मेटल इनहेल कर लेता है निकल जाता है, तो उसको क्या दिए जाते हैं चिलेट्स दिए जाते हैं, क्योंकि उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसको जो है बॉडी से जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई मेटल स्टेबल नहीं है या सोल्यूबल नहीं है बट इट्स सिलेटिंग मेटल इज सोल्यूबल, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और क्या कर देंगे चिलेट को डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है। फोर्थ क्या लिखूंगा मैं
मेटल इज ए नॉट सोल्यूबल, मेटल इज ए नॉट सोल्यूबल बट इट्स चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज ए सोल्यूबल। कोई मेटल सोल्यूबल ना हो लेकिन अगर उसका चिलेट बना दे किसी लिगेंड के साथ में तो क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए और हेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विल डिसॉल्व चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है विल डिसॉल्व चिलेट, उसको अपने अंदर क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे, हेंस वी कैन इजीली सेपरेट। नेक्स्ट है इन फूड प्रिजर्वेशन, कि अगर फूड की प्रिजर्वेशन करनी है भाई लंबे टाइम के लिए तो उसके अंदर भी जो है हम किसका यूज करते हैं, चिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है पॉलीडेंटेट जो है वो एक्सक्लूसिवली मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जब लेक्चर की स्टार्टिंग की वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम एज इक्वल टू डालते हैं तो दो ग्रुप डिसअपीयर होते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे देखेंगे हम उसकी ज्योमेट्रिक पॉसिबिलिटी कि कौन सी जो ज्योमेट्री है उसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मान लिया जो है दो लिगेंड डिसअपीयर हो रहे हैं, इफ टू लिगेंड्स डिसअपीयर, तो ज्योमेट्रिक पॉसिबिलिटी हम क्या बोल देंगे भाई, इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, लीनियर। अगर तीन लिगेंड डिसअपीयर हो रहे हैं, थ्री लिगेंड से डिसअपीयर, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है भाई, ट्रायंगुलर है। अगर फोर लिगेंड डिसअपीयर हो रहे हैं तो क्या हो सकती है, दो ज्योमेट्री हो सकती है उसकी, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल sp3 में होगा, स्क्वायर प्लेनर dsp2 में होगा। अगर पांच लिगेंड हमारे डिसअपीयर हो रहे हैं, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर 6 लिगेंड डिसअपीयर हो रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी पड़ी दी हुई हमने, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो सकता है। ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो सकता है। तो इस प्रकार से भी ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा। अब इसके ऊपर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक बात हमेशा याद रखना, मैंने अभी भी बताया था, चिलेशन लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसके अंदर चिलेशन होगी वो हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, उस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके भी बेस पर हम दो क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्प्लेक्स व्हिच इज मोर स्टेबल ऑल्दो बोथ हैव चिलेटरी। दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास, एक है Cu En ट्वाइस, इसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, और एक है हमारे पास Cu ट्राई En पॉजिटिव। तो इसके अंदर से आपको बताना है भाई ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो इसके अंदर आपको बताना है भाई ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है कौन सा है। अब पहला फैक्टर तो मैंने क्या बताया था भाई, हम ये देखेंगे उसके अंदर चिलेशन है या नहीं। हमने देखा भाई ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऐसे बनाएगा Cu NH NH CH2 CH2, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से इसके साथ CH2 CH2, इस प्रकार से इसके साथ चिलेशन बनाएंगे। दो बाइडेंटेट लिगेंड, इसके अंदर क्या है भाई ट्राइकीन, यानी इसके साथ यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स ऐसे ही रिंग बनाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल, अब आप देखिए चिलेशन ज्यादा किस में है, ट्राइडेंटेट में। ट्राइडेंटेट का मतलब क्या है भाई, जिसके अंदर तीन हमारे डायरीन चिलेशन के अंदर है, वो क्या बनाएगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसकी अगर एक्सप्लेनेशन लिख रही हो, सपोज करो ये क्वेश्चन
किसके अंदर पूछा गया, गेट के अंदर। गेट के अंदर आपको रीजन लिखना होता है, तो वहां पे आप क्या रीजन लिखोगे, कॉम्प्लेक्स 2 इज मोर स्टेबल बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स 1 देयर आर 2 चिलेट रिंग्स। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हमारी क्या है, 2 चिलेट रिंग्स है, व्हाइल इन एग्जांपल 2, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर देयर आर 3 चिलेट रिंग्स। कितने हमारी, 3 चिलेट रिंग है। नंबर ऑफ चिलेट रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हेंस नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स हमारी क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ चिलेट रिंग क्या होगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी। क्लियर है। दूसरा एक और प्रॉब्लम लेते हैं भाई, जो पूछी जा सकती है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है हमारा दे रखा है, when there is unsaturation present in चिलेट रिंग, when there is a unsaturation present in चिलेट रिंग। ये बता रहा है कोई चिलेट रिंग है और उसके अंदर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब डबल या जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो आउट ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग, आउट ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग विच रिंग विल बी मोर स्टेबल, आउट ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग विच रिंग इज मोर स्टेबल एंड वाई। अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसने बताया है कि कोई भी हमारी चिलेट रिंग है और उसके अंदर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, उसके अंदर जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 5 मेंबर रिंग है एक, तो उसके अंदर अनसैचुरेशन है, और एक है 6 मेंबर रिंग, उसके अंदर अनसैचुरेशन है। आप बताइए कि जो 5 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी या जो 6 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसके लिए वही जब आप जो लिंक में मैंने आपको वीडियो दी है, उस वीडियो में जब आप देखोगे वहां पे स्पेशल मैंने फैक्टर लिखवा रखा है कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनके अंदर जो है ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, हमारे जो 5 मेंबर रिंग कंपाउंड होते हैं वहां पर हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, whenever there is unsaturation यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन रिंग, then 6 member ring is more stable than 5 member। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, then 5 member ring जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इससे 6 member ring से। देखो दोनों में अंतर है आंसर के अंदर। अगर यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं दे रखी और चिलेट रिंग है और चिलेट रिंग है 5 और 6 मेंबर, ये नहीं है, तब हमारा आंसर क्या होगा, जो मोर स्टेबल होगी विदाउट अनसैचुरेशन जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, 5 मेंबर रिंग होगी, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होगी। लेकिन जैसे उसके अंदर क्या आ जाती है, अनसैचुरेशन आ जाती है, अनसैचुरेशन आ जाने से उसके अंदर क्या होगा, जो 6 मेंबर रिंग है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी किसके कंपैरिजन में, 5 के कंपैरिजन। शुरुआत में मैंने आपको 5 बताया था, क्यों बताया था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये 5 और 6 का कांसेप्ट क्या है। वो बस क्या देख लेते हैं कि चिलेट रिंग दे दी, अब पढ़ा हुआ टीचर्स ने क्या है, जितनी ज्यादा चिलेट रिंग होगी उतनी ज्यादा क्या हो, जितने मेंबर चिलेट रिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो भाई 6 मेंबर ये है तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, हमारी 6 मेंबर होगी। लेकिन यहाँ पर साथ में एग्जामिनर भी आपके माइंड को है ना बिल्कुल कंसेप्चुअल लेके चलता है कि इसने केवल बुक को पढ़ा या समझा भी है। अगर आपने अनसैचुरेशन वर्ड पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा जो आंसर है हमारा वो इसकी बजाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके अंदर भाई आप आसानी से जो है अगर और कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे भाई जो आपके एक प्रकार से प्रैक्टिस के लिए आपके पास है। जो बुक मैंने आपको रेफर करी है उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे नोमेनक्लेचर के, तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, आप जो है वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।